नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम टॉप कॉप्स में। कहते हैं रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है और एक कहावत है कि सितारे या तो आसमान में अच्छे लगते हैं या तो शेरों के कंधे पर। ऐसे एक खास शख्सियत आज हमारे साथ हैं जो 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में डीसीपी सेंट्रल राजधानी लखनऊ के पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि एक त्याग तपस्या होती है आईपीएस की पढ़ाई और जो भी है, और एक लंबे से कैसे आपका बचपना बीता, कैसे आपने क्या क्या पढ़ाई की, किस परिवार से आते हैं आप, क्या संघर्ष रहा और कैसे एक आईआईटीएन जो है यूपीएससी में आ गया, क्योंकि 4 साल आपने जो ऑलरेडी जो है तपस्या की है उसके बाद एक फल मिला आपको। तो हम बचपना जानना चाहते हैं कैसे आप पुलिसिंग की तरफ आए। देखिए, मेरे पिताजी बाराबंकी जनपद के फतेहपुर तहसील के रहने वाले हैं। वो बाद में लखनऊ में सिविल कोर्ट में क्लर्कल ग्रेड में सेलेक्ट हुए और यहाँ पर आ गए। फिर यहाँ पर लखनऊ में ही मेरा जन्म हुआ और यहीं पर मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। जो प्रारंभिक शिक्षा है 12वीं तक की शिक्षा के बाद फिर चूँकि मेरे दिमाग में था कि आईआईटी बहुत प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है। 12वीं तक लखनऊ पढ़े सर? जी। तो आईआईटी के लिए फिर मैंने यहाँ लखनऊ में ही रह कर के तैयारी करी और भगवान के और माता पिता के आशीर्वाद से आईआईटी खड़गपुर में मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ से 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना शुरू किया। इनिशियल चूँकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था जहाँ से एक जॉब होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो दिमाग में था। लेकिन जो जॉब हम लोग आईआईटी में कर रहे थे उसमें कुछ ऐसी कमी महसूस हो रही थी कि जैसे जॉब अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन उससे पूरे समाज का जिनके बीच से हम आते हैं, जिनके बीच में हम पढ़े लिखे हैं, उनके संबंध में कुछ भी उस जनसेवा का भाव नहीं पूरा हो पा रहा था। तो वो कमी पूरी करने के उद्देश्य से फिर 2010 में मैंने वो जो सेवा थी वो छोड़ दी और फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू किया। बट सर, एक बड़ा टास्क होता है, मतलब परिवार कहता है इतनी अच्छी जॉब, अच्छा खासा पैकेज रहा होगा क्योंकि आईआईटीएन है तो नो डाउट, लेकिन वो दिक्कत नहीं है तो बता परिवार और आसपास के सब लोग रिश्तेदार भी बोलते हैं अरे क्या ज़रूरत है छोड़ने के लिए, क्या ज़रूरत है, अभी सब हो गया है, तो इस टाइप का माहौल नहीं बना? देखिए, मतलब इस चीज़ के बारे में मैं अपने माता पिता को बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा। बचपन से ही जो मैंने सपने देखे और ख़ास करके अपने लिए ऐसे टारगेट सेट किए जो अचीव करना आसान नहीं था, लेकिन मेरे बाबा आपने हमेशा मुझ पर भरोसा दिखाया। इनिशियली जब मैं आईआईटी में जाने के लिए प्रयासरत था तो 12वीं के जस्ट बाद मेरा सिलेक्शन आईआईटी में नहीं हुआ और मेरा सिलेक्शन अन्य अच्छे कॉलेजेस में हुआ। तो पूरे समाज ने, मेरे रिश्तेदारों ने, सबने पापा को और मम्मी को बोला कि सभी कॉलेज एक ही जैसे होते हैं, आप वहाँ एडमिशन करा दीजिए। लेकिन मैंने पापा से बोला कि मैं आईआईटी में ही जाना चाहता हूँ। तो पापा ने और मम्मी ने मेरी जो इच्छा थी उसके ऊपर ये ध्यान देते हुए मुझे मौका दिया कि ठीक है, एक बार और पुनः प्रयास करके देखो, और अगले प्रयास में फिर मेरा सिलेक्शन भी हो गया। इसी प्रकार से जब मैंने 2010 में अपनी अच्छी नौकरी छोड़ी, उस समय भी रिश्तेदारों और समाज के द्वारा ये कहा गया, जैसा आपने बताया कि अच्छी खासी नौकरी क्यों छोड़ी जा रही है, लेकिन माता पिता को मुझ पर विश्वास था। मैंने उनको बोला कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, आप तो कोशिश करो, हम आपके साथ हैं, और लकीली उनके आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन यूपीएससी में हुआ। अच्छा सर, बात करते हैं, आप यूपीएससी की बात करें, लेकिन उसके पहले भी आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब लगी थी, वो भी एक अच्छा डिपार्टमेंट था, फिर भी आप प्रयास करते रहे, ऐसा क्या था? देखिए, जब मैंने 2010 में जॉब छोड़ी उसके बाद 2012 में मेरा सिलेक्शन इनकम टैक्स रेवेन्यू सर्विसेज इनकम टैक्स में हुआ। वहाँ पर रहते हुए पुनः मैंने दोबारा से यूपीएससी की परीक्षा में मैंने अपीयर किया। एक्चुअली इनकम टैक्स बहुत ही एक प्रेस्टीजियस सर्विस है, लेकिन इनकम टैक्स के साथ में थोड़ी सी परेशानी ये है कि उससे बहुत सारे जो हमारे नागरिक हैं, लोगों से, समाज से उनका संपर्क नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे लोग इनकम टैक्स से उसमें परव्यू में आते नहीं हैं और उनके कॉमन डे टू डे लाइफ में उनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए मेरा इच्छा हमेशा से पुलिस सर्विस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने की थी, जहां आप रोज़मर्रा की गरीब लोगों की समस्याओं से दो चार होते हैं और यथासंभव उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो अगले प्रयास में फिर 2013 में मेरा सिलेक्शन पुलिस सर्विस में हुआ और जिसकी वजह से मैं आज सेवा में। मतलब 4 साल के बीच में कहा जाए तो आपका सिलेक्शन बीच में हुआ, तो मतलब ये 2 साल का प्रयास रहा आपका लास्ट, अगर बोला जाए तो यूपीएससी का? जी, ये अंतिम प्रयास में मेरा सिलेक्शन पुलिस सेवा में हुआ, मतलब जो चाहते थे। जी। श्रावस्ती सोनभद्र बस्ती
लखनऊ, कानपुर और फिर लखनऊ, जी और वो भी डीसीपी सेंट्रल। जी। मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि सारे वीवीआईपी मूवमेंट्स, मुख्यमंत्री का मूवमेंट्स, जितने बड़े मूवमेंट्स होते हैं, विधानसभा, लोक भवन, सब पूरा, मतलब जो सेंट्रल कहते हैं, पूरा बड़ी जिम्मेदारी देके फिर वापसी। जी। इसके पहले आप डीसीपी पूर्वी रहे, है ना, ट्रैफिक आपने देखा, खैर उस पर भी हम आएंगे, बट ये डीसीपी सेंट्रल आने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली। कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें होती हैं, पक्ष विपक्ष, हंगामा और बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या कैसे रणनीति है? जैसा आपने बताया, लखनऊ एक तरीके से चूँकि यहाँ पूरा राजनीति से रिलेटेड जो भी विरोध प्रदर्शन है उनका एक केंद्रीय स्थल है। किसी को भी राजनीतिक रूप से या किसी को सरकार से, प्रशासन से कोई असुविधा है, उस संबंध में विरोध प्रदर्शन करना होता है तो वो मुख्य रूप से लखनऊ, और उसमें भी हजरतगंज में विधानसभा, लोक भवन या मुख्यमंत्री आवास के बाहर आकर के अपनी परेशानी बताने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग का ये प्रयास रहता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आ रहा है वो कोई ना कोई मुद्दा राजनीतिक लोकतांत्रिक तरीके से उठाना चाहता है, तो उसको वो मुद्दा उठाने का मौका भी मिले और साथ में ही लखनऊ की आम जनता को किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो इसके लिए एक तारतम्य बैठाना पड़ता है, पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे हम लोग का प्रयास रहता है कि यथासंभव जब तक ज़रूरत ना हो बल का प्रयोग कतई ना हो। हम ये प्रयास करते हैं जो भी लोग हैं उनको पहले गाइड किया जाए कि कहाँ पर आप प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, और अगर वो वहाँ रह कर के शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करते हैं तो उनके ज्ञापन संबंधित विभागों द्वारा ले लिए जाएं। जैसे उनसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी समस्या किन विभागों से है, आपके संबंधित व्यक्ति मंत्री कौन है, अधिकारी कौन है, ताकि यदि उनकी बात उनको वहाँ तक पहुँचाने का अवसर मिलेगा तो वो जो लोकतांत्रिक तरीका है उसको नहीं छोड़ेंगे। उसके बावजूद भी यदि लोग लोकतांत्रिक तरीका छोड़ते हैं और छोड़ करके पब्लिक जो यहाँ पर लखनऊ की है उसकी आम जनजीवन में समस्या करने की कोशिश करते हैं, जैसे ट्रैफिक जाम कराना या पुतला दहन करना, तो फिर उनको वहाँ से बिना बल प्रयोग किए हुए हटा करके ऐसे स्थान जैसे यहाँ लखनऊ में इको गार्डन है वहाँ पर भेजा जाता है ताकि वो अपना प्रदर्शन वहाँ पे कंटिन्यू रख सकें और यहाँ आम नागरिक को कोई परेशानी ना हो। आप लोग द्वारा व्यवस्थाएं भी की गई हैं, ऑनलाइन भी परमिशन लिया जाता है, तमाम ऐसी सुविधाएं उत्तर प्रदेश पुलिस दे रही है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ संक्षेप में बताएं। देखिए, जो ऑनलाइन पोर्टल है वो कोई भी, चूँकि कमिश्नरेट हो जाने की वजह से जितने भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड या व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं उनकी परमिशन पुलिस के द्वारा ही दी जाती है। तो कोई भी यदि कोई ऐसा कार्यक्रम कर रहा है जहाँ भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है तो उसको पुलिस से इसके संबंध में एक परमिशन लेनी होती है, जिसमें पुलिस अधिकारीगण जा कर के मौके पे देखते हैं कि क्यों वहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसका उद्देश्य क्या है, वो लोकतांत्रिक है कि नहीं है, वहाँ पे रहने पर किसी प्रकार की कोई स्टैम्पीड की कोई समस्या तो नहीं आने वाली है, वहाँ पर लोगों की निकासी के पर्याप्त मार्ग हैं, वो जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो परंपरागत है कि नहीं है, और इसके बाद फिर पुलिस उनको वहाँ पर कार्यक्रम करने की अनुमति देती है। अक्सर जो कार्यक्रम अराजनैतिक होते हैं या विरोध प्रदर्शन से संबंधित नहीं होते हैं या धार्मिक होते हैं, उन सभी कार्यक्रमों की जो भी परमिशन है वो लोकल पुलिस के स्तर से हो जाती है। लेकिन जो राजनीतिक कार्यक्रम हैं जिनमें विरोध प्रदर्शन की बात है उनमें फिर पुलिस उनके साथ में संवाद स्थापित करती है कि उसका उद्देश्य क्या है, आप किस विभाग का या किस मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, आपकी समस्या जेन्युइन है कि नहीं है, आप अनावश्यक रूप से शासन प्रशासन को घुटनों पे लाने के लिए एक ऐसी मांग कर रहे हैं जो तमाम राजनीतिक दबाव भी आते हैं कि भाई नहीं ये करना ही करना है आपको, जी, वो भी हैंडलिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग 1-on-1 उनके साथ में बैठ करके फिर चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद उसका स्वरूप देखते हुए आगे की प्लानिंग करते हैं। श्रावस्ती, सोनभद्र बड़े ही क्रिमिनल टाइप की जगह हैं, ये सब मतलब ज़्यादा बवाल यहाँ पे देखने को, इन दोनों जगह आप कप्तान रहे, कोई ऐसा वाक्य आप बताइए जो मतलब आपके रहते उस समय कोई अपहरण, हत्या, लूट तो यहाँ के लिए आम बात थी, तो कुछ ऐसी कोई घटना, कोई वाक्य जो आप बताना चाहें? देखिए, श्रावस्ती और सोनभद्र दोनों ही जो भारत सरकार ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में चयनित किए हैं। एक नेपाल बॉर्डर, जी, सोनभद्र में जो वो राज्य की सीमा है उसमें 4 अन्य राज्य की सीमा से जुड़ा हुआ है और एक श्रावस्ती नेपाल से जुड़ा हुआ है, तो दोनों जगह पर अभी विकास की बहुत सोनभद्र में मुख्य रूप से जैसे समस्या है कि वहाँ मोस्टली जो हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ रहता है, तो ट्राइबल पॉपुलेशन वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ के साथ में
जो जिस तरीके से सेवा प्राप्त लेनी चाहिए क्या है, उन चीज़ों के बारे में उनको जानकारी कम होती है। तो एक ये चीज़ देखा गया, जैसे धीरे धीरे करके वहाँ भी प्रोग्रेस आ रही है, तो जो प्रोग्रेस आने के साथ साथ जो युवा है उसके अंदर हताशा, निराशा, ये सारी चीज़ें भी एकदम से आना शुरू हुई। तो वहाँ पर खुदकुशी का एक रेट जो है, सुसाइड का रेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है अन्य जनपदों से। वहाँ का युवा जैसे थोड़ा सा कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आई तो उसकी इमोशनल जो कोशेंट है वो बहुत कम है। तो इसको देखते हुए जब मैं सोनभद्र में था तो हम लोगों ने एक सुसाइड हेल्पलाइन भी शुरू करी थी कि जिससे हमें जानकारी हो सके यदि कोई बच्चा जो है जो बाहर से नौकरी कर रहा था, उसकी नौकरी किसी वजह से ख़त्म हो गई और वो घर आ गया है और उसके बाद जो है परेशान है, या फिर उसकी नौकरी नहीं लग रही है इस वजह से परेशान है, तो ऐसे लोगों के लिए रजिस्टर भी तैयार किया गया था कि उनसे हम किसी तरीके से उनको एंगेज करें, अपने साथ पुलिस के साथ खेल में कोई एंगेज ऐसा करें। इंसिडेंट जिसमें आप लोग सफलता पाए हो इस हेल्पलाइन को चलाने के बाद आपके रहते हैं? वहाँ पर कई ऐसे मामले आए, उसमें से एक दो मामले ऐसे हैं जिनमें फिर उनको जो भी बच्चे थे उनकी काउंसलिंग मेरे द्वारा भी की गई। जब उनको मौके पर पता चला कि इस तरह की घटना करने की संभावना है तो पुलिस ने मौके से जाकर उनको बचाया, फिर उनको ला करके हम मेरे द्वारा भी काउंसलिंग करी गई उनको। फिर मेरे प्रयास से जो वहाँ पर कुछ ऐसी कंपनीज़ थी जो वहाँ पे काम कर रही थी, उनमें नहीं जो वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ जो काम कर रही थी, अच्छा, उनमें नौकरी भी दिलवाई गई। तो ये प्रयास रहता है वहाँ पे कि उनका इमोशनल क्वेश्चन थोड़ा सा और डेवलप हो जाए। सर, बस्ती में जब आप कार्यरत थे तो एक अपहरण का मामला सामने आया था, क्या था वो मामला पूरा और कैसे बेहद कम समय में आपने बरामदगी की थी? देखिए, जब मैं जनपद बस्ती में था तब एक बच्चा उसका अपहरण, एक रात्र में हमारे पास से सूचना आई कि एक बच्चे का अपहरण हो गया है। पहली बार पुलिस ने उसको ऐसे लिया, हो सकता है कि बच्चा चूँकि 10-12 साल का था तो ऐसा लगा कि हो सकता है बच्चा अपने पेरेंट के साथ में प्रैंक कर रहा है। लेकिन जब ये इसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि एक्चुअली में उसका अपहरण हो गया है। फिर जब पुलिस ने सभी बिंदुओं पर जांच करना शुरू किया कि वो किस परिवार का है, तो वो बहुत मध्यम वर्गीय परिवार का था। ऐसा परिवार भी नहीं था कि जिसके पास बहुत पैसा हो, और फिरौती उसमें 50 लाख रुपए की मांगी जा रही थी। उस परिवार की वार्षिक सालाना इनकम भी 10 लाख रुपए लगभग थी। तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा था फिर कि ये फिरौती के लिए क्यों करी गई है, ऐसे परिवार के बच्चे की अपहरण क्यों किया गया है। फिर इन बिंदुओं पर चर्चा करी गई कि कहीं उसकी हत्या करने के उद्देश्य से उसको अपहरण नहीं किया गया। उसमें भी बहुत सारे एंगल्स निकले जिन पर हमने प्रयास किया। बीच बीच में जो अपहरणकर्ता थे वो बार बार पुलिस को चैलेंज कर रहे थे, अलग अलग उन्होंने मॉडस ऑपरेंडी वही बना रखा था, क्योंकि जो आजकल टीवी पे बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं, सावधान इंडिया इस तरह के, तो उसके माध्यम से उनको पता था कि पुलिस जो है फ़ोन ट्रैक कर सकती है। सारे तो स्टेप फॉलो कर रहे थे वो सारे स्टेप वो क्या कर रहे थे, जो भी कॉल करते थे वो किसी का फ़ोन मांग करके और हर बार स्थान चेंज करके करते थे। जब हम लोग जहाँ से फ़ोन आया या जिस फ़ोन नंबर से कॉल किया गया उसको पकड़ते थे तो पता चलता था कि अभी 2 घंटे पहले 2 लड़के ऐसे आए थे और उन्होंने बात बात पे अपना हमारा फ़ोन मांगा और फ़ोन मांग करके आपको कॉल किया शायद। तो ऐसा 3 बार हुआ। तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे ये देखा कि ये फ़ोन कॉल किन स्थान से आ रहे हैं, उसको हमने ज्योग्राफिकली ट्राई लोकेट किया कि मोस्ट लाइकली इस डायरेक्शन से ही इधर ही अपहरणकर्ताओं के होने की संभावना है। मतलब स्पेसिफिक इन इसी एरिया से ही आ रहा है बदल बदल के। जी। और फिर चूंकि बात से हमको ये समझ में आया कि क्या कहते हैं, ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर और जो माता पिता हैं उन पर भी नज़र रखे हुए हैं। तो इस कारण से उस घर पे जहाँ जिससे घटना हुई थी और उस पूरे एरिया में हमने CCTV फुटेज बढ़ाए और वहाँ पे चेकिंग करना और ज़्यादा स्टार्ट किया। तो उसके बाद लगभग 1 सप्ताह बाद जो हमारी टीम थी जो लगातार CCTV फुटेज देख रही थी, वो उनके माध्यम से उनको गोरखपुर में एक स्थान पर रखा गया था। वहाँ से फिर उनको सकुशल बरामद किया गया बच्चे को। चूँकि बच्चा सकुशल बरामद हो गया था, इस वजह से पूरी टीम की बड़ी प्रशंसा की गई। तो 50 लाख का मैटर क्या था? एक्चुअली में वो जो अपहरणकर्ता थे, जिनका बच्चा अपहरण हुआ था, वो एक कपड़े का व्यवसाय करते थे, छोटे व्यापारी थे जैसे कस्बे में होते हैं। तो उनके यहाँ जो अपहरणकर्ता थे वो उनको सप्लाई करते थे वो कुछ कपड़ा। तो जैसा लोगों की आदत होती है कि अपनी इनकम बढ़ा करके बताना कि हम, तो इस वजह से वो भ्रमित थे, उनको लगता था कि इनके पास पैसा है, इस वजह से उनके बच्चे से इतने रुपए मांगे गए। लगभग 12 साल आप सेवा दे चुके हैं पुलिस में। उस दौर से इस दौर को 2013 की बात करें और 2025 चल रहा है, क्या बदलाव देखते हैं आप संसाधनों में? अपने पुलिसिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या कुछ आपको लगा कि बहुत चीज़ें बदल गई जिससे आप लोग को काम करने में काफ़ी आसानी होने लगी? देखिए, टेक्नोलॉजी का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हुआ।
पहले जब मैं सेवा में आया था उस समय तक सिस्टीनेस जो है वो आया नहीं, प्रावधान में नहीं था। धीरे धीरे उसको आत्मसात करने का प्रयास हो रहा था। अब इस समय वर्तमान में सिस्टीनेस के बिना पुलिसिंग सोचना संभव ही नहीं है। साथ ही सॉफ्ट स्किल्स को लेकर के पुलिस ने बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया। जैसे जब मैं सेवा में आया था उस समय पुलिस की इमेज ऐसी थी कि लोग पुलिस से बात करने में डरते थे, पुलिस स्टेशन जाने में डरते थे। पुलिस स्टेशन का स्वरूप भी इस तरीके से था कि जिसको देख करके लोगों के मन में भय व्याप्त होता था। धीरे धीरे इसको लेकर के पुलिस अथॉरिटीज़ ने बहुत मेहनत करी, पुलिस स्टेशन का स्वरूप बदला, कलर्स का चयन बदला, किस तरीके से पुलिस उनसे बात करे, उनकी ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेनिंग की गई। तो कम्युनिटी पुलिसिंग के ऊपर लगातार प्रयास किया गया। तो जो पिछले 12 सालों में मैं देखता हूँ कि बहुत हद तक लोगों के मन में, जो लोग भी पुलिस से हेल्प चाहते हैं, उनके मन में पुलिस का स्वरूप बदला है। और टेक्नोलॉजी को लेकर के भी जो भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो हमारे हम कॉल डेटा एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, उनका प्रादुर्भाव बढ़ गया है। अब साइबर क्राइम से लड़ने के लिए जिस तरीके से हमारे पास कंट्रोल रूम्स हैं, वो सब चीज़ें, इन सब का प्रादुर्भाव बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं बात करें कि जो डिजिटाइजेशन की बात करें या आधुनिकरण की बात करें, जो भी चीज़ें बढ़ी उससे कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाई हैं आप पहले से आपके भी? जी, इससे ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह टेक्नोलॉजी ने काम किया। जो काम पहले एक व्यक्ति कर पाता था, अब वो एक व्यक्ति अकेला ही 10 लोग के बराबर का काम हैंडल कर पा रहा है। तो टेक्नोलॉजी ने एक तो ट्रांसपेरेंसी लेकर के आई, उसमें लोगों का इंटरवेंशन कम हो गया, किसी का डिस्कशन कम हो गया। यथासंभव प्रयास किया जाने लगा कि क्या कहते हैं, मोस्टली चीज़ें इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट हो जाएं। ये भी एक अच्छी चीज़ है और फोर्स मल्टीप्लायर तो है ही। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ बात करें, जब आप लखनऊ में थे, डीसीपी पूर्वी भी थे, साथ साथ ट्रैफिक का आपने, ट्रैफिक विभाग, चूँकि आप समझ सकते हैं कि लखनऊ में इस समय आज की डेट की अगर बात करें तो ट्रैफिक एक बहुत बड़ा इशू है। आपके भी समय में आप जब यहाँ रहे तो ट्रैफिक देख रहे थे, आपको क्या चीज़ें लगी और कैसे हैंडल करते थे? क्योंकि काफ़ी अच्छे ढंग से आपने ट्रैफिक विभाग को देखा, तो कैसे, क्या कुछ लगता है तब में अब में क्या कुछ ऐसे चेंजेस आने चाहिए, ये आपके लिए भी और जनता के लिए भी, क्या कहना चाहिए? देखिए, ट्रैफिक एक्चुअली में एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है और हमेशा मुझे लगता है कि ये हमेशा जो हमारे पुराने हैं उसको लेकर के फंडामेंटल्स हैं वो हमें हमेशा रिव्यू करते रहने चाहिए। तो ट्रैफिक जो है एक मल्टी डिपार्टमेंट प्रॉब्लम है। इसका सीधे सीधे केवल पुलिस से ही संबंध नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक के लिए आपको रोड्स चाहिए, साथ में जो लोग वहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं, कौन सी गाड़ियाँ मार्केट में आ रही हैं, फिर उन गाड़ियों को जो चला रहे हैं उनको किस तरह की ट्रेनिंग मिल रही है और कैसे उनको लाइसेंस इशू हो रहा है। तो आपको जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, साथ में रोड ट्रांसपोर्ट जो एजेंसीज़ हैं वो, और जो ये गाड़ियाँ बन रही हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, वो सब लोग मिल कर के ही इस बारे में सॉल्यूशन लगातार देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि पिछले 25 सालों में अचानक से स्पीड को लेकर के एक होड़ सी मची और प्रयास किया गया कि ऐसे व्हीकल्स आएँ जिनमें ज़्यादा स्पीड हो। तो फिर धीरे धीरे करके उसके बारे में इंटरनेशनली डिसाइड किया गया कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो फिर कैसे स्पीड को लिमिट किया जाए, हम कैसे सीट बेल्ट्स को बेटर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर दिमाग लगाया गया। सिमिलरली जो पुराने हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर के, चूँकि कहीं भी डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे रोड्स बनती हैं, चौराहे बनते हैं, तो चौराहों का स्वरूप क्या हो कि कभी जैसे गोल चक्कर बनते हैं, कभी कभी तिराहे बनते हैं, तो कैसे उनको बनाया जाए ताकि स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक होता रहे। एक ये चीज़ भी समझ में आई कि ट्रैफिक में जितना फ्री मूवमेंट रहता है, मतलब एक डायरेक्शन से जितने मल्टीपल डायरेक्शन में जाने की संभावनाएं रहती हैं, ट्रैफिक उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अब धीरे धीरे करके, जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि जो भी हमारे बड़े चौराहे हैं, चाहे वो अवध चौराहा हो, हजरतगंज चौराहा हो, वहाँ पे हमने जो यूज़र्स का ट्रैफिक मूवमेंट है उसकी संभावनाएं कम की हैं कि आप वहाँ एक पर्टिकुलर स्थान से मैक्स टू मैक्स 1 या 2 ही लेन में जा सकते हैं, सभी लेन में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ये एवॉल्विंग है। तो हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि जो यूज़र्स हैं उनका बिहेवियर स्टडी करें, किस तरीके से नए डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट के समय ही जब सड़कें बन रही हैं उनको किस तरीके से स्वरूप दिया जाए कि जंक्शन के पास में ट्रैफिक मूवमेंट अच्छा हो। श्रावस्ती की बात की आपने, नेपाल बॉर्डर है, कभी कोई ऐसी घटना या कभी कोई अपराधी की धमकी या कुछ इस टाइप का वारदात हुआ कभी? देखिए, श्रावस्ती ऑफ कोर्स चूँकि नेपाल बॉर्डर के होने के कारण से, और वो पोरस बॉर्डर है,
तो अक्सर ये कतार आपका हो जाता है कि हम उस पार से कुछ भी कह सकते हैं, अपराधी इस तरह की भी चीज़ें रखते हैं। बिल्कुल। तो ये एक संभावना वहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की रहती ही है। उसको लेकर के भारत सरकार की तरफ से ये प्रयास रहते हैं कि हम लोग जो उधर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे लगातार संपर्क में रहें, और हम लोग लगातार अपने स्तर पे हम लोग मीटिंग करते हैं, जिसमें जो हमारे नेबरिंग नेपाल के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के डीएम, एसपी और हमारे यूपी के जो भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब इकट्ठा होकर के कभी इंडिया में और कभी नेपाल में इस तरह की मीटिंग करते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने दोनों जगह के जो नागरिक हैं जो दूसरे देश में वांछित हैं उनकी सूची भी आपस में एक्सचेंज करते हैं। साथ ही इस तरह के थ्रेट जिनसे होने की संभावना है जो हमारे टॉप लिस्ट में हैं वो भी एक दूसरे को देते हैं। तो अक्सर इस तरह के मामलों में एक दूसरे की मदद होती है। नेपाल पुलिस हमें वहाँ के अपराधी पकड़ करके देती है और हम यहाँ से उनके यहाँ वांछित लोगों को, क्योंकि मोस्टली जो बड़े वांटेड अपराधी हैं वो वाया नेपाल ही भागने की कोशिश करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया, अगर देश छोड़ते हैं तो भी लगभग यूपी होके नेपाल होके ही जाना चाहते हैं, तो ज़्यादातर मूवमेंट नेपाल ही है उनका जी। और ये बॉर्डर के ज़िले। हाँ, तो इसमें जो हमारा ये जो क्रॉस बॉर्डर करस्पॉन्डेंस है वो बहुत काम आता है। अच्छा, बात करें, आप जब आईआईटी कर रहे थे, आपका ग्रुप था साथ में, आपको 4 साल आईआईटी में दिया, तो उस समय कभी ये डिस्कस होता था कि यार मैं जाऊंगा, मैं ये चेंज करूंगा, मैं सोच रहा हूँ यूपीएससी जाने का, कुछ इस टाइप के आपका ग्रुप, उसमें कोई मोटिवेशनल आपका था जो कहता था हाँ ये इसमें करना चाहिए प्रयास? क्योंकि अब मोस्टली देख रहे हैं हम, जहाँ तक अगर बात करें तो अगर लखनऊ की बात करें तो मोस्टली आईपीएस आईआईटीएंस जी, है ना? तो ये क्या एक माइंडसेट चेंज हो रहा है अचानक से कि मतलब इतने अच्छे उस पर करते हुए और वापस जो है आईआईटी करके यूपीएससी और सिविल सर्विसेज? देखिए, आईआईटी बहुत ऐसा कैंपस है जहाँ पे संभावनाओं का सागर है। मतलब अगर मैं अपने बैच में ही, जो मेरा बैच है उसकी बात करूँ, तो हमारे बहुत सारे बैचमेट हैं जो फिल्मी दुनिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बैचमेट्स हैं जो स्पोर्ट्स में चले गए, बहुत सारे ऐसे बैचमेट्स हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे ऐसे बैचमेट्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और सक्सेसफुल कंपनीज रन कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बैचमेट्स हैं जो अन्य विभागों में बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो म्यूजिशियन बन गए। तो आईआईटी में जा कर के देन आई रियलाइज़ कि इतना अच्छा कैंपस है जहाँ पे आपकी प्रतिभा निखरने का पूरा मौका मिलता है, और जो भी आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड हेल्प उपलब्ध है, उससे रिलेटेड लोग एनकरेज करने वाले हैं जो आपके सपनों को मरने नहीं देते, आपको बात बात पर क्रिटिसाइज़ नहीं करते। तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो यूपीएससी एस्पिरेंट भी बहुत सारे थे जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे थे, उनसे भी थोड़ी बहुत जानकारी मिली कि किस प्रकार से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो जो आगे जब मैंने तैयारी करना शुरू किया तो मुझे हेल्प भी की। आप डीसीपी पूर्वी रहते थे, एक बड़ा दुखदाई वाक़या हुआ था, डिपार्टमेंट की एक मैडम थी, उनके बच्चे को एक्सीडेंटल मौत हुई थी। वो बड़ी अजीबोगरीब घटना थी, कुछ लड़कों ने शर्त वर्त लगाई थी, क्या थी वो घटना? देखिए, जो G20 रोड है लखनऊ में, वो एक एक्चुअली में बंदे की रोड है जिस पे नॉर्मली ट्रैफिक कम रहता है। तो उसको लेकर के जो कि वो सुबह में और प्रातःकाल में और भी ट्रैफिक कम रहता है, तो कुछ चूँकि लखनऊ में कोई जो स्केटिंग का कोई रिंक नहीं है जहाँ पे लोग स्केटर्स जा कर के एक्चुअली में अपनी प्रिपरेशन कर सकें, इसलिए फ़िलहाल एक बाई प्रैक्टिस जनेश्वर मिश्रा पार्क की पार्किंग में वहाँ पर जो स्केटर्स स्कूल्स हैं वो अपना प्राइवेटली वहाँ पर स्केटिंग सिखाते हैं। और चूँकि उसमें भी कुछ स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग करने के लिए एक लंबा सीधा ट्रैक चाहिए, तो प्रातःकाल वो अपने बच्चों को, जो भी बच्चे उसमें कॉम्पिटिटिव स्केटिंग करना चाहते हैं, उनको ला करके सुबह सुबह ऐसी स्केटिंग करवाते थे। तो उस प्रैक्टिस के तहत ही जो बच्चा था वो सुबह 5 बजे वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, और उसी